बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। कोई माने या ना माने, मगर मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज और पीपल पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने अपोजिशन इत्तेहाद को तोड़ने की साजिश नाकाम बना दी। ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी और पीपल पार्टी में मुस्लिम लीग नून की क़यादत के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात और JUI के नए धड़े का क्याम, अपोजिशन के तीनों हमले नाकाम बना दिए गए। ख्वाजा आसिफ ने जिस तरह नैब को गिरफ्तारी दी, इससे लगता यूं है कि वो ज़हनी तौर पर गिरफ्तारी के लिए तैयार थे और मुस्लिम लीग नून की क़यादत भी इस मामले से आगाह थी कि ख्वाजा आसिफ को गिरफ्तार किया जा सकता है। अब जिस केस में नैब ने ख्वाजा आसिफ को मेहमान बनाया और जिस केस में उन्हें इससे पहले नायल करार दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने इस नायली को खत्म करते हुए उनके खिलाफ लगाए गए तमाम इल्जामात को गलत करार दिया था और उनकी नायली खत्म की थी। तो एक ऐसे केस में जिसको सुप्रीम कोर्ट ने आउटराइट रिजेक्ट किया हो, वो नैब की नजरों में ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी के लिए काफी था। तो ख्वाजा आसिफ मुस्लिम लीग नून की टॉप लेवल की क़यादत में शायद वाहिद रहनुमा थे जिन्हें नैब ने अभी तक गिरफ्तार नहीं किया था। बाकी सारे तो नैब यात्रा कर चुके हैं, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, शाहिद खान अब्बासी, यासिर इकबाल, यू नेम मैनी पीपल, ख्वाजा साद रफीक और मुस्लिम लीग नून की नुमाया क़यादत, वो सब नैब की कैद काट चुके हैं। तो नैब ख्वाजा आसिफ को गिरफ्तार ना करती तो अपोजिशन को पीपल पार्टी के अंदर उठने वाले सवालात और JUI में नए धड़े के हवाले से दबाव का सामना रहता। तो मेरे ख्याल में अपोजिशन को नैब का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी से वो तमाम सवालात दब गए जो पीपल पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के अंदर उठाए गए थे और जिसे मीडिया पर बहुत हाईलाइट कराया गया। तो ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी यानी ख्वाजा आसिफ को गिरफ्तार करके एक बार फिर इंतकामी सियासत का सबूत दिया गया। नैब जिसके बारे में ये गुमान किया जा रहा था कि अब शायद हुकूमत के जेर असर नहीं रही या नैब ने हाथ उठा लिया है, पिछले कुछ अरसे से FIA और एंटी करप्शन ये खिदमात सर अंजाम दे रहे थे, लेकिन एक बार फिर यूं लगता है कि पुराना नुस्खा आजमाने का फैसला किया गया है और चेयरमैन नैब ने ख्वाजा आसिफ को गिरफ्तार करने के ऑर्डर जारी किए। तो मेरा गुमान ये कि ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी ने अपोजिशन को वो कुशन फराहम कर दिया है जो वो दो बड़े हमलों के बाद ढूंढ रही थी। और पिछले 24 घंटों में जिस तरह अपोजिशन दबाव में आई और हुकूमती हल्के ये दावे कर रहे थे कि PDM किस्सा पारीना हो गई, बल्कि दम तोड़ गई है, अब उसे दफन करने वाले हैं, लेकिन हुकूमत की एक गलती ने उस सारे किए किराए पर पानी फेर दिया है और ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी के बाद PDM की पूरी क़यादत फिर एक हो गई है, सबके आपस में राब्ते हुए हैं। तो इन राब्तों के बाद ही वो सारे मामला जो मीडिया पे अचानक फ्लरिश हुए, कराए गए या कहीं से भी खबरें जारी हुई, वो इतराजात जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के अंदर हाईलाइट हुए, उन सब को पीपल पार्टी ने अपने इलामिया से खारिज कर दिया और जो इलामिया जारी किया वो बड़ा बैलेंस था। PDM का फैसला कि 31 दिसंबर तक सारे मेंबरान असेंबली के इस्तीफे अपने पार्टी क़यादत के पास जमा होंगे, ये फैसला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने इंडोर्स किया है। इस सिलेक्टेड वजीर आजम को कि खुद इस्तीफा दो, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी 31 जनवरी का डेडलाइन को भी इंडोर्स कर। इस हुकूमत का हर तरफ से हमला करेंगे, हम सड़कों से भी, पार्लियामान में भी, अदालत में भी, और हाँ, इस्तीफा हमारा एटम बम है। हम बिल्कुल बात कर सकते हैं, पहले इमरान इस्तीफा दो, वजीर आजम का कुर्सी छोड़ो, तब तक कोई बात नहीं होगा, कोई राब्ता नहीं होगा, नो डायलॉग, कोई शायलॉग नहीं होगा। अब वक्त आ गया है, वजीर आजम को जाना है। तो पीपल पार्टी की तरफ से सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेने का फैसला, JUI के नए धड़े का क्याम और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ की नैब के हाथों गिरफ्तारी के बाद होना तो ये चाहिए था कि अपोजिशन लड़ पड़ती, अपोजिशन की सफों में हलचल मच जाती और PDM दूसरे लफ्जों में फीती फीती हो जाती। लेकिन इसके बरक्स अपोजिशन ने इन हमलों को जिस तरह फेस किया है, उससे लगता यूं है कि अपोजिशन के लिए कुछ भी गैर मुतवक्को नहीं। तो जरा ये कहते हैं कि जब पीपल पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में लॉन्ग मार्च को नवाज शरीफ की वापसी से मशरूत करने की खबरें चली, तो फिर मरियम नवाज ने बिलावल भुट्टो से राब्ता किया, मौलाना फजलुर रहमान को भी लूप में लिया गया, जिन्होंने नवाज शरीफ और रासुल ज़रदारी से राब्ता किए और तय ये पाया कि पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग नून के अंदरूनी इजलासों को
फैसलों का मरकज नहीं बनाया जाएगा, बल्कि इस सारे फैसलों को पीडीएम इजलास में डिस्कस किया जाएगा और अब इस्तीफों के हवाले से एक डेडलाइन या तारीख का तयन किया जाएगा। तो पीपल पार्टी ने यह भी श्योरिटी दी कि वो पीडीएम के फैसलों के साथ है और लॉन्ग मार्च को नवाज शरीफ के साथ मशरूत करने का मुतालबा सिर्फ पार्टी के चंद लोगों का था। पीपल पार्टी की मेजोरिटी इस मामले में शामिल नहीं है, इसलिए उसे माहदे का हिस्सा नहीं बनाया जा रहा या इलामी का हिस्सा नहीं बनाया जा रहा। अलबत्ता पीपल पार्टी की तरफ से सेनेट इलेक्शन मिलकर लड़ने की तजवीज को पीडीएम के सामने रखा जाएगा। पीपल पार्टी का ख्याल यह है कि इससे बेहतर नताइज हासिल किए जा सकते हैं। तो उसके बाद मीडिया पर एक इलामिया जारी कर दिया गया मरियम नवाज की जानिब से कि नवाज शरीफ इलाज करवाने के बाद ही वतन वापस आएंगे। तो ये पैगाम था। तो पीपल पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने इस्तीफों और लॉन्ग मार्च के हवाले से पार्टी के अंदर उठने वाले सवालात को इलामियत से खारिज कर दिया और यूं लगता है कि सूरत हाल को खराब होने से बचा दिया। अगर पीपल पार्टी इलामिया में नवाज शरीफ की वापसी को जवाज बनाती तो फिर पीडीएम में यकीनी तौर पर इख्तलाफात हो सकते थे, लेकिन अपोजिशन को एक बड़ा रिलीफ ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी की सूरत में मिल गया और पीडीएम को यह मौका भी मिल गया कि वो सारी इस नई सूरत हाल के मुताबिक एक नई स्ट्रेटेजी तय कर सके। तो लुब्बे लबाब ये है, क्रक्स यानी मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि सारी रात रोंदे रहे ते मरया कोई ना, और जिसको मरा हुआ समझा वो भी सुबह उठकर भाग गया। तो अपोजिशन में दरार डालने वालों ने तो अपना काम कर दिया था, हाँ साहब को सपोर्ट मिल गई थी, मगर इसके किए किराए पर पानी किसी और ने फेर दिया। अब सूरत हाल ये है कि हुकूमत को पीडीएम की बजाय ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी की वजाहत करना पड़ रही है और मरियम नवाज को हुकूमत पर चढ़ाई का मौका मिल गया है। तो ये नारे से मुझे याद आया कि नवाज शरीफ को कहता था मोदी का यार, लेकिन मोदी की झोली में कश्मीर का मुकदमा कौन हार के आया? कौन हार के आया? इसीलिए कहते हैं कि वोट को इज्जत देना बहुत जरूरी है। जब वोट को इज्जत नहीं मिलती तो पाकिस्तान की गैरत परवान। नवाज शरीफ के नजरिए ने और आपकी सपोर्ट ने पाकिस्तान के कोने कोने को वो शऊर दे दिया है कि नवाज शरीफ की आवाज बंद है, लेकिन आज हमारे मुखालिफ भी नवाज शरीफ की जुबान बोल रहे हैं। नवाज शरीफ ने कहा था कि बच्चे, हुकूमतें चलाना तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हें नहीं आता, तुमसे नहीं होगा, इतना तरद्दद और तशद्दुद मत करो, इतना अपने छोटे से दिमाग पे जोर ना डालो, जाओ जाके क्रिकेट खेलो। तो आज जब 2.5 पौने 3 साल बाद अवाम के सामने कमाल डिटाई से खड़ा होकर ये कहता है कि तैयारी के बगैर मुझे लाया गया और मुझे कोई काम करना नहीं आता, मुझे फिगर्स की समझ नहीं आती। तो मरियम नवाज आजाद कश्मीर में खिताब कर रही थी, और जबकि हुकूमती वुज़रा भी आज सर जोड़कर बैठे और वो बजाय इसके कि अपोजिशन के इख्तलाफात को हाईलाइट करते ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी की वजाहत करते रहे। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी, शिबली फराज, बाबर वान सब लोग बैठे और ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी को जस्टिफाई करने की कोशिश की। हम कभी भी सियासी इंतकाम के कायल नहीं, हम कभी भी विच हंटिंग के कायल नहीं हैं, लेकिन एहतसाब के अमल से तहरीक इंसाफ और इमरान खान पीछे नहीं हट सकते। टाइटल है साइकिल ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। मरियम नवाज साहिबा ने ये बात कही है कि उनके वालिद को अकामे में जो सजा हुई वो जायज नहीं है और खामखा सजा हो गई। अकामा 2 तरह के लोग लेते हैं, पहले को मैं कहता हूँ मेहनत का शिकामा, दूसरे को मैं कहूंगा सियासी इकामा। जो रेड खाना बना हुआ है ये करप्शन और किक बैक्स की जो आमदनी है नाजायज, ये वो खाना है। इकामा जब मिलता है तो इसका फायदा क्या होता है? आपको बैरून मुल्क अकाउंट्स खोलने की इकामा मिलने के बाद आपको इजाजत मिल जाती है। वो जो कहते थे वापस लाएंगे, ना आया तो लेने के लिए खुद जाएंगे, अब उन्होंने ऐलान किया है कि नवाज शरीफ का पासपोर्ट मनसूख कर देंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने ऐलान किया है कि नवाज शरीफ का 16 फरवरी को पासपोर्ट मनसूख कर दिया जाएगा, उन्हें ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। तो खबर बनाने वाले फैसला कर लें कि नवाज शरीफ को वापस लाना है या फिर उन्हें ब्लैक लिस्ट कराना चाहते हैं। नवाज शरीफ का पासपोर्ट 16 फरवरी को वैसे भी एक्सपायर हो रहा है और शेख रशीद ये कहते फिर रहे हैं कि उन्हें नया पासपोर्ट नहीं बना के देंगे, बल्कि नया पासपोर्ट की बात नहीं, हुकूमत तो यह दावा कर रही है कि नवाज शरीफ का पासपोर्ट ही कैंसिल कर देंगे। इसका मतलब यह है कि नवाज शरीफ अगर खुद भी वापस आना चाहें
तो नहीं आ सकते। तो कल तक तो यह हुकूमत दावा कर रही थी, बल्कि सारे वुज़रा बशमूल वज़ीर आज़म ये दावे किए जा रहे थे कि नवाज शरीफ को वापस लेकर आएंगे, और बरतानिया को हमने ये दरखास्त दे दी, वो दरखास्त दे दी, और बरतानिया ने हमारी ये बात मान ली, और अब हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं। शहजाद अकबर से लेके वज़ीर आज़म तक सब ने यह दावा किया था, बल्कि नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए तारीखें भी दी जा रही थी। और शेर रशीद जब से वज़ीर दाखिला बने हैं, उनकी पूरी कोशिश है कि नवाज शरीफ वापस ना आए। इससे पहले भी वो कह चुके हैं कि नवाज शरीफ को वापस लाना मुमकिन नहीं। तो अब उन्होंने एक और दावा किया है कि नवाज शरीफ का 16 फरवरी को हम पासपोर्ट मनसूख करने जा रहे हैं। अभी तो नहीं पता, अभी तो जुमे को आपको खबर देना चाहता हूं कि 16 फरवरी को नवाज शरीफ का पासपोर्ट कैंसिल कर देंगे। तो कल तक तो यह हुकूमत इस गम में मुब्तला थी कि नवाज शरीफ वापस क्यों नहीं आ रहे, और वो यहां से इलाज के बहाने गए थे और बाहर जाके बैठ गए। अब जब इस बात का इम्कान पैदा हो गया है कि किसी का पासपोर्ट एक्सपायर हो जाए, या वो पासपोर्ट नया बनाने के लिए वापस आना चाहे, या किसी कौंसल खाने में दरखास्त दे, तो उसका पासपोर्ट ही मनसूख करने चल पड़े। कानूनी तौर पर तो नवाज शरीफ बरतानिया में मुकीम है, और वो पाकिस्तानी सफारत खाने में या कौंसल खाने में अपना पासपोर्ट, नया पासपोर्ट बनाने की दरखास्त दायर कर सकते हैं। लेकिन हुकूमत अब ये दावा कर रही है और इस बात के क्रेडिट लेना चाहती है कि हम नवाज शरीफ को ब्लैकलिस्ट कर रहे हैं और उसका पासपोर्ट ही मनसूख कर रहे हैं। तो अगर नवाज शरीफ का पासपोर्ट मनसूख करना होता तो वो 16 फरवरी से पहले भी किया जा सकता था। अब ऐन उस तारीख को जब उनका पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा है, तो हुकूमत ये बगले बजा रही है कि हम उनका पासपोर्ट मनसूख कर रहे हैं। अब या तो हुकूमत को यह डर है कि कहीं नवाज शरीफ वाकई वापस ना आ जाए, और ये जो लॉन्ग मार्च और धरने की बातें हो रही हैं उसको लीड ना करें, और जो बाकी सियासी जमातें उनके अंदर ये बात उठ रही है कि नवाज शरीफ को वापस आना चाहिए और लॉन्ग मार्च को लीड करना चाहिए, तो हुकूमत को डर है कि कहीं सच्ची मुच्ची वापस ना आ जाए। तो इसलिए अब उन्होंने पासपोर्ट मनसूख करने की बात की है। हालांकि या फिर ये इसका दूसरा पहलू ये भी हो सकता है कि अगर हुकूमत पासपोर्ट बना के नहीं देगी तो फिर नवाज शरीफ मजबूर हो गए कि वो बरतानिया में साइलम की दरखास्त दें, जिसके बाद हुकूमत उस सियासी पॉइंट स्कोरिंग करना चाहेगी कि नवाज शरीफ बरतानिया जाकर वापस नहीं आ रहे और उन्होंने वहां सियासी पनाह ले ली है और वो अल्ताफ हुसैन बन गया वगैरह वगैरह। तो दोनों पहलू हैं। तो मुझे लगता है कि इस पर भी सियासी पॉइंट स्कोरिंग करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये बात तो सबको मालूम है कि एक शख्स जिसका पासपोर्ट ही खत्म हो रहा है और वो पासपोर्ट नया बनाने के लिए जाहिर रजू करेगा हुकूमत पाकिस्तान से, तो उसका क्रेडिट लेने की कोशिश की हम उनका पासपोर्ट मनसूख कर रहे हैं। तो सवाल ये कि अगर पासपोर्ट मनसूख करना ही था तो फिर 16 फरवरी का इंतजार क्यों किया गया, उससे पहले मनसूख करते। और अब जबकि टेक्निकली उनका पासपोर्ट मनसूख हुआ तो इसकी जरूरत भी नहीं। अगर वो पासपोर्ट एक्सटेंड कराने की दरखास्त भी दे देंगे तो उस दरखास्त की बुनियाद पर वो कई महीने गुजार सकते हैं। और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ जिन्हें नैब ने गिरफ्तार किया, नैब ने उन्हें पेश करके एक रोजा राहदारी रिमांड हासिल किया। अपनी गिरफ्तारी के हवाले से पूछे गए सवाल के जवाब में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि उनको ये कहा गया कि अगर वो नवाज शरीफ को साथ छोड़ दें नवाज शरीफ का तो फिर उनके मुकदमात वापस हो जाएंगे, तो उन्हें उनके कायद से वफादारी की जो सजा दी जा रही है। तो ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा? यही जो आपने बात की है साथे मेरे बढ़ गई। मैं दो साल से भुगत रहा हूँ इंक्वायरी जो है, पहले पिंडी में फिर उसके बाद लाहौर में। फैज साहब, आपको किसने कहा था कि आप नवाज शरीफ को छोड़ दें और आपकी केसेस खत्म हो जाएंगे? ये तो हम सबको जो है पिछले 2-2.5 साल से कहा जा रहा है जी, जब से मियां साहब को डिस्क्वालीफाई किया हुआ पार्टी को तोड़ने के एफर्ट्स हैं सर, वो तो जारी और सारी हैं पिछले 2-2.5 साल से कि मियां नवाज शरीफ को कमज़ोर किया जाए। लेकिन अल्लाह का फजल है, मियां नवाज शरीफ जो है ना उसका बयानिया और मियां नवाज शरीफ दोनों तक मुस्लिम लीग नून में से कभी शीन निकालते हैं, कभी काफ निकालते हैं, कभी गाफ निकालते हैं। तो वो इसलिए निकालते हैं और ये पैगाम भी ऐसे ही लोगों की तरफ से आते हैं कि अगर आपने मुस्लिम लीग नून के अंदर या पार्टी के अंदर को फॉरवर्ड ब्लॉक ना बनाया तो फिर उनका जो रिएक्शन होता है वो इसी तरह आता है। एहसन इकबाल मुस्लिम लीग नून के जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने भी इस पर बात की। उन्होंने क्या कहा इस गिरफ्तारी के हवाले से? चेयरमैन नैब को चैलेंज करता हूं कि इमरान अहमद नियाजी के असासों और आमदन का मवाजना किया जाए। एक ऐसा शख्स जो कौम से झूठ बोलता है वो मेरे से कम इनकम टैक्स देता है, मैं इमरान अहमद नियाजी से ज्यादा इनकम टैक्स देता हूं।
लेकिन मैं एक कनाल के मकान में, किराए के मकान में रहता हूं। है कोई इससे पूछ सके? नैब इससे सवाल कर सकता है कि मिस्टर इमरान अहमद नियाजी, आप 1.5 लाख रुपया इनकम टैक्स दे के 300 कनाल के महल में गैर कानूनी तामीर करके कैसे रहते हैं? तो अपोजिशन ये सवाल उठा रही है कि वो लोग जो कि इस वक्त अपोजिशन में है और जिनके खिलाफ ये तासुर है कि नैब उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई की, उन पर ये तो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उनके असासे बढ़ गए हैं, लेकिन जो हुकूमत में आए हुए जिनको 2-2.5 साल हो गए उनके असासे बड़े हैं नहीं है, उन पर नैब की तवज्जो नहीं है। बहुत से ऐसे मामला है, खासकर वो तमाम स्कैंडल, वो तमाम केस जिनमें चीनी से लेके आटा, अद्वियात और इस तरह के बहुत से, मालम जब्बा और ब्रिलियंट ट्री तो बहुत पुराना केस हो गया, वो भी नैब के पास पड़े हुए हैं और ये सारे केसेस नैब को नजर नहीं आते और नैब को अगर केसेस नजर आते हैं सिर्फ अपोजिशन के नजर आते हैं। तो ये अपोजिशन का सवाल है और सवाल उठाना हक है अपोजिशन का भी, क्योंकि वो भी पार्लियामेंट का हिस्सा है, मुंतखब लोग हैं। तो उनका इतराज ये कि अगर आपने इंसाफ करना तो क्रॉस बोर्ड करें, सिर्फ हमारे लोग क्यों गिरफ्तार किए जा रहे हैं। और 2.5 साल बाद, यानी हुकूमत खत्म होने के बाद 2.5-3 साल बाद अगर ख्वाजा आसिफ को गिरफ्तार किया जाता है कि जी आप जब हुकूमत में तब आपने सासे बनाए थे, तो 2.5 साल से नैब कहाँ सो रही थी, उन्हें पहले गिरफ्तार करती। और उस केस में, जिस केस में ख्वाजा आसिफ क्लियर भी हो गए, नैब ने उनके पे केस किया या उनकी नहली इस पे हुई थी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया, उसके बावजूद उनकी गिरफ्तारी होती है, तो फिर लोग सवाल जरूर उठाते हैं कि जनाब ये सब क्या हो रहा है। यहाँ पे लेके एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी हम मौजूद आपके साथ शेयर करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। कल पॉलिटिकल बहुत एक्टिविटी थी जिसकी वजह से एक बहुत आम स्टोरी रहेगी और वो स्टोरी ये थी कि खास साहब ने अपोजिशन पर ये इल्ज़ाम लगाया कि अपोजिशन फौज को हुकूमत का तख्ता उलटने पर मजबूर कर रही है, यानी हुक्मरान जमात के तासुर दे रही है कि अपोजिशन खास साहब को रुखसत करने के लिए फौज पर दबाव डाल रही है, जबकि अपोजिशन ने बराह रास्त कभी फौज से इस बात का मुतालबा नहीं किया कि वो खास साहब को निकाल बाहर करे। अपोजिशन जो मुतालबा कर रही है, जो हमारी समझबूझ के मुताबिक और जो मीडिया पे नजर आता है और जलसों को भी अगर हमने कवरेज किया तो उसमें ये बात सामने आई है कि अपोजिशन का जो बुनियादी नुक्ता है वो ये है कि एस्टेब्लिशमेंट सियासी मामलात से दूर रहे, हुकूमत जाने और अपोजिशन जाने, यानी ये सियासी मामलात दो सियासी जमातें या बहुत सी सियासी जमातें या हुकूमत और अपोजिशन मिलकर आपस में निपटाएं और बाकी की जो ताकतें हैं, बाकी के जो स्टेक होल्डर हैं वो न्यूट्रल रहे। अब सवाल यह कि खास साहब फौज को सियासी मामलात में घसीट क्यों रहे हैं? यही इतराज तो नवाज शरीफ पर किया जाता था और कहा जाता था कि फौज को सियासी मामलात में इन्वॉल्व करते हैं तो ना करें, लेकिन खास साहब ने तो सारा वजन उन पर डाल दिया है। अब जो सवाल उठाया जा रहा है, जो मीडिया पे भी बात हो रही है, सोशल मीडिया पे भी, कि फौज को तख्ता उलटने की दावत देना बगावत के जुम्रे में आता है, या इनकी भी जिम्मेदारी है और ये काबिले ताजीर जुर्म है। इस किस्म का मुतालबा करने वालों के खिलाफ अगर कोई सबूत हो तो उसकी बुनियाद पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। तो जो मीडिया पर दस्तयाब रिकॉर्ड है उसके मुताबिक इस किस्म का मुतालबा किसी ने नहीं किया, खासकर अपोजिशन के सरकर्दा रहनुमाओं नवाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान, उनकी जगह से तनकीद जरूर हो रही है और जो इलेक्शन है उसके ऊपर बात जरूर हो रही है, लेकिन इस तरह का मुतालबा कहीं भी सामने नहीं आता। तो लगता यूं है या इससे तासुर ये पैदा होता है कि हुकूमत इस मामले को ढाल के तौर पर पेश करना चाहती है। इसमें कोई शक नहीं कि अपोजिशन एस्टेब्लिशमेंट से लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा कर रही है और वो चाहते ही हैं कि एस्टेब्लिशमेंट किसी एक फरीक का साथ देने की बजाय अपनी आईनी हदूद में रहते हुए अपने फराइज अंजाम दे और सियासी जमातों को खुला छोड़ दिया जाए। ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड है, इसका मतलब यही है कि हमें आमने सामने मुकाबला करने दें जमहूरी तरीके से। तो अपोजिशन ये समझती है कि हुकूमत डिलीवर करने में नाकाम है और उसे जल्दी घर जाना चाहिए, और वो ये भी समझते हैं कि अपोजिशन के मुतालबात अगर नाजायज है तो उसका हल जो है वो सियासी तरीके से निकाला जाए। सियासी जमातों और सियासी लीडरान का काम यही है कि वो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी सियासी हल निकाल लेते हैं। लेकिन अगर एक फरीक ये तासुर दे रहा है कि इसके खिलाफ एहतजाज का मतलब किसी इदारे के खिलाफ है, यानी ये जो एहतजाज हो रहा है किसी इदारे के खिलाफ, तो ये तासुर दुरुस्त नहीं है। तो वज़ीर इत्तलात शिबली फराज साहब से भी जब ये सवाल पूछा गया
कि कौन है जो हुकूमत का तख्ता उलटवाना चाहता है, तो उन्होंने क्या जवाब दिया? अगर कोई सियासतदान फौज को कहे कि मुंतखब हुकूमत का तख्ता उलट दो, तो उस सियासतदान के खिलाफ तो मुकदमा बनना चाहिए। देखें, बिल्कुल बनना चाहिए। देखें, मैं तो ये कह रहा हूं कि जो भी इन्होंने तकारीर किए हैं, इनकी तकारीर को अगर आप पूरे को देख लें तो इनका हदफ जो है ना, एक इमरान खान था और दूसरी थी अफवाज पाकिस्तान। ये यानी कोई नई बात नहीं है, ये आपके पास वीडियोस हैं, आप नहीं, मेरे पास सारी वीडियोस हैं। आप चला के बिल्कुल देखें। इमरान खान पे भी तनकीद किया है उन्होंने, आर्मी चीफ पे और DGI पे भी की है, लेकिन वो तनकीद का जो पस मंजर था वो ये था, वो कह रहे थे कि आपने 2018 के इलेक्शन में मुबैना तौर पे धांधली किया है। लेकिन ये कहां पर कहा है अपोजिशन ने कि फौज आके तख्ता उलट के खुद इख्तिदार पे कब्जा कर ले, और अगर नहीं करती तो आर्मी चीफ को भी हटा दे। नहीं, देखें, इन्होंने तो यहां तक पहले तो इन्होंने आर्मी चीफ और ISI के और फौज के दरमियान के जी फौज को कहा कि आप इनको निकाल दें, नंबर 1। ऐसा किया, कहा ना इन्होंने? कहां पे कहा? ये तो इनके जलसे की तकारीर आप देख लें, एक तकारीर आप दिखा लें, नहीं है तो मैं आपको भेज दूंगा। हाँ, बिल्कुल, ठीक है। नहीं मतलब है कि नहीं आपके पास होगा? नहीं, मेरे पास नहीं है। मेरे पास ये फिक्रा कहीं पे नहीं है किसी ऑपोजिशन लीडर का कि वो फौज को कह रहा है कि इस हुकूमत को निकाल दो। नहीं, मैं तो बात ये कर रहा हूं ना, पहले इन्होंने ये कहा कि आप DGI और इनको निकाल दें, फौज को कहा इन्होंने। ये कहां पे कहा? देखें यार, आपको मैं अब ये तो ऐसी बात कर रहे हैं, आपके पास ये सारे वीडियोस हैं। इन्होंने आपका क्या ख्याल है मैंने ढूंढे नहीं होंगे? नहीं, बिल्कुल। देखिए, इन्होंने ये बातें बड़ी क्लियरली कही हैं, सब अवाम के ज़हन में। लेकिन चले, अगर आपकी बात मान लेते हैं, अगर कहीं है ठीक तो है, फिर हुकूमत ने इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं? अच्छा, दूसरी बात, तो आम सवाल ये कि अगर किसी ने इस किस्म का मुतालबा किया है तो फिर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की गई, मुकदमा कायम क्यों नहीं किया गया? अपोजिशन की तरफ से सियासत में एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत पर तनकीद जरूर की जाती है, लेकिन तख्ता उलटने की दावत, इसका कोई ऑन रिकॉर्ड कोई इसका एविडेंस नहीं है। अगर है तो फिर हुकूमत को पेश करना चाहिए। जिस तरह मरहूम असगर खान ने भट्टो के खिलाफ फौज को खत लिखा था और फिर दावत दी थी, तो कहने वाले कहते हैं कि अगर अपोजिशन ने मुतफक्का तौर पर यह काम किया है तो फिर सबूत सामने लाए जाए, वरना वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर भी आइन की खिलाफ वर्जी है, आर्टिकल 62-63 की खिलाफ वर्जी है। हाँ साहब ने चंद रोज कबल मजलूम बनने के लिए दावा किया था कि वो तैयार नहीं थे, तो उन्हें हुकूमत सौंप दी गई, जिससे तासर पैदा हुआ कि खान साहब को जबरदस्ती हुकूमत सौंपी गई है। तो उसमें भी इशारा जिस तरफ था, जिसमें बर्डन डाला गया, लोगों को समझ में आ गया। आज फिर उन्होंने इस मामले में उनको दोबारा घसीट लिया है, जबकि अवाम की अक्सरियत इस बात पर मुत्तफिक है कि फौज एक काबिल एहतराम इदारा है और पाकिस्तान के लिए फौज इंतहाई जरूरी है और उसकी क्रेडिबिलिटी सबसे ज्यादा जरूरी है। और सियासी मामला जिसमें एक दूसरे पे कीचड़ चला जाता है, इसमें फौज को ना ही घसीटा जाए तो बेहतर होगा। हुकूमत और अपोजिशन अपनी सियासी लड़ाई खुद लड़े, जिनका उन्हें पूरा पूरा हक है। आगे बढ़ते हैं, हुकूमत के तर्जुमान है सदाकत अब्बासी गुफ्तगू कर रहे हैं हाज आसिफ की गिरफ्तारी, नैब के मामलात, इस पर बात कर रहे हैं, देखते हैं क्या फरमाते हैं। दो तीन बातें आपको केस का पता ही नहीं है, आपका क्या ताल्लुक नैब से? आप नैब के तर्जमानी करें ही ना, आप तो गवर्नमेंट का जवाब देना। आपका नैब से क्या ताल्लुक है? आप थोड़ी क्यों ना करें? सर आपका नैब से क्या ताल्लुक है? नैब एक इंडिपेंडेंट इदारा है। ओ भाई, जिस तरह इनका मुझे बताए ना, पलवसा साहब का क्या ताल्लुक है और दलाल साहब का क्या ताल्लुक है, ये बात कर रहे हैं तो मैं तो बात करूंगा ना। मैं तो आपके साथ ब्रैकेट हुआ है कि आप लोग गठजोड़ हैं, आप लोग बात मुझे अगली बात करने देना। ये बात होगी, अगली बात आ जाए, अगली बात पे आ जाए। दलाल साहब ने कहा कि इमरान खान साहब की सेल्फ रिस्पेक्ट कोई नहीं है। मुझे बड़ा दुख हुआ ये बात सुन के। उस नवाज शरीफ की सेल्फ रिस्पेक्ट है जो अदालतों से भाग के यहाँ बहाने बना के बाहर छुपे हुए हैं, और उस बंदे की सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। जब वो ऑपोजिशन में था इमरान खान, उनसे सवाल पूछा गया कि आपके पास ये कहाँ आया ये घर, तो उन्होंने 260 डॉक्यूमेंट्स देके 30-40 साल पुराना रिकॉर्ड देके। अच्छा, अब सदाकत साहब मेरा एक सवाल सुन लें। आप दलाल साहब तो आपको इतने महबूब है, उनकी बातों का आप जवाब दिए जा रहे। मेरा सवाल जो होस्ट है जिसने आपको बुलाया है, मधु की, उसका आप जवाब नहीं दे रहे। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बताओ किस बात में गवर्नमेंट की, कि अवाम को आप क्या रिलीफ दे रहे हैं? आप कॉन्फ्रेंसेस और मीटिंग्स कर रहे हैं ऑपोजिशन के ऊपर, ये सेल्फ रिस्पेक्ट वाली बात तो नहीं ना। अवाम की इज्जत कर रहे हैं ना आप गवर्नमेंट की इज्जत कर रहे हैं। अब आप आपके सवाल पे भी आता हूं ना। मैं कहना चाहता हूं, इन्होंने ये कहा कि इमरान खान साहब की सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है और यहां से भाग जाने वाले की सेल्फ रिस्पेक्ट है। मैं कहा लोग सुन लें कि किसकी सेल्फ रिस्पेक्ट है और किसको अपनी इज्जत का ख्याल है और किसको नहीं है। जहां जिनके बारे में ढोल बजाए जा रहे हैं और इश्तिहार लगाए जा रहे हैं, उनकी इज्जत है, और जिनकी जो यहां जब तर्जुमानों की ड्यूटी सिर्फ इतनी हो
कि सियासी मुखालफिन की धज्जियां उड़ाना है, तो फिर ये महंगाई, बेरोजगारी, मईशत या गवर्नेंस पर उठने वाले सवालात का जवाब वो क्यों देंगे? इसमें गलती उन एंकर्स की है जो तर्जमानों को बुलाकर ये समझते हैं कि वो गवर्नेंस और हुकूमत की कारकर्दगी पर उठने वाले सवालात के जवाब देंगे, अवाम को मुतमईन करेंगे। अब तर्जमानों को तो खुद खान साहब बुलाते हैं, रोज उनका इलाज करते हैं और बताते हैं कि अपोजिशन की कैसे बैंड बजानी है, और फिर कहते हैं जाके पढ़ जाओ। तो 40 तर्जमान सिर्फ इस काम के लिए रखे हुए हैं, जिनसे सवाल चने का करें तो जवाब गंदम मिलता है। अब खान साहब खुद एक जमाने में फरमाया करते थे, अगर 2-4 लोग भी उनके खिलाफ एहतजाज के लिए बाहर निकल आए तो वो खुद इस्तीफा देकर चले जाएंगे। अगर किसी को याद हो तो जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी, खान साहब अपोजिशन में थे और उस वक्त नवाज शरीफ के खिलाफ गो नवाज गो के नारे लगते थे, हालांकि लगाने वाले उनकी जमात के लोग थे, लेकिन खान साहब ने क्या करते थे कि अगर मैं वज़ीर आज़म होता तो मैं घर चला जाता। तो आज तो खान साहब के खिलाफ होने वाले जलसों में हजारों लोग यही नारे लगा रहे होते हैं, लेकिन आज खान साहब को बातें याद नहीं है। लेकिन मेरा मौक़िफ़ हरगिज़ नहीं कि खान साहब किसी नारे से डर के घर चले जाएं। सियासतदानों का तो काम यही होता है, सियासतदानों को इसी तरह की बातें सुननी पड़ती है। और अगर सियासतदान सेल्फ रिस्पेक्ट को मलहूज़े हाथ रखेंगे तो फिर सियासत के लिए तो बंदे ढूंढने पड़ेंगे। तो इससे बेहतर यही कि पुराने ही मांझ मूझ कर काम चला लिया जाए और सेल्फ रिस्पेक्ट गई भाड़ में। यहां पे लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे और भी हम मौजूदात आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय में इफ्तिखार काज़मी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत आगे बढ़ते हैं और JUI फे के रहनुमा राशिद सोमरो गुफ्तगू कर रहे हैं, उनके साथ PTI के रहनुमा शौकत बसरा। देखते हैं कि मौजूद सुखन क्या है। वॉच दिस। क्या मैं आपसे ये सवाल कर सकता हूं कि आप आज भी आसिफ अली जरदारी साहब पे आंखें बंद करके पूरी तरह एतमाद करते हैं? देखें जी, बात यह है कि मैं जमीयत उलमा इस्लाम का कारकुन हूं और जमीयत उलमा इस्लाम के कायद मौलाना फजलुर रहमान साहब पर आंखें बंद करके एतमाद कर रहा हूं। अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब PDM में शामिल तमाम जमातों पर एतमाद कर रहे हैं तो ये अकेले मौलाना फजलुर रहमान साहब का एतमाद नहीं, पूरी पार्टी के एक एक कारकुन का एतमाद है। ख्वाजा आसिफ साहब को गिरफ्तार किया गया है, मैं अपनी जमात की तरफ से भरपूर मजम्मत करता हूं। और शौकत बसरा साहब, आपने बात की कि आपकी एक आइडियो है, मैं आज पूरी कौम देख रही है और हम लाइव जा रहे हैं, आपको चैलेंज करता हूं, आप वो आइडियो मेरी साबित करके दिखाएं। कभी आप पीपल्स पार्टी के तर्जुमान बने हुए हैं, कभी आप JUI के तर्जुमान बने हुए हैं, कभी आपको JUI की कोई आइडियो क्लिप नजर आती है, कभी पीपल्स पार्टी के CC का इजलास अभी चल रहा है, फैसलों का पता चलता है, तो आप PTI के तर्जुमान रहे और ये बताएं कि इमरान खान ने 2 साल में अंडू, कट्टू, मुर्गियों से ले जाकर कौम को लंगर खाने तक पहुंचाया है, उसका क्या हुआ? लंगर खाने से चर्च तक लेके गए, उसका क्या हुआ? पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा कर्जा लिया, उसका क्या हुआ? मेरे कश्मीर को क्यों बेचा इमरान खान ने? आप मेरे तर्जुमान न बने, पीपल्स पार्टी के तर्जुमान न बने, आप अंडू, कट्टू और मुर्गियों से कौम को बाहर निकालें। जो गरीब आलू और टमाटर खरीदने के लिए परेशान है, उसके साथ आपने क्या किया? 1 करोड़ नौकरियों का आपने क्या किया? 50 लाख घरों का आपने क्या किया? कौम आपसे यह सवाल कर रही है शौकत बसरा साहब, उसका जवाब दें। हमारे तर्जुमान मत बने, हम अपनी अच्छी तर्जुमानी कर सकते हैं, अपनी जमात की भी अच्छी तर्जुमानी कर सकते हैं। हम नालायक इसलिए कि अपोजिशन चोर है और हमसे हुकूमत नहीं चल रही क्योंकि अपोजिशन का आपस में इत्तेफाक नहीं है, और हम महंगाई कम नहीं कर सकते क्योंकि माजी में करप्शन होती रही है, आज करप्शन रुक गई है, इससे महंगाई बढ़ गई है। मईशत ठीक नहीं कर सकते क्योंकि हिज़्ब इख्तिलाफ की सारी जमातें हुकूमत के खिलाफ जलसे कर रही हैं। तो ये होते हैं वो जवाब जब हुकूमत से गवर्नेंस का सवाल किया जाए। तो लगता यूं है कि हुकूमत ये समझती है कि उसकी बचत का वाहिद रास्ता यही रह गया है कि अपोजिशन की जमातें एक ना हो और कौम को एक तो ये समझाते रहे कि अपोजिशन में इत्तेफाक नहीं है, और दूसरा ये कि माजी में हुकूमत करने वाले सारे करप्ट हैं। तो फर्ज कर लें अगर ये सारी बातें लोग मान भी लें कि अपोजिशन एक दूसरे के साथ नहीं है, एतमाद नहीं कर रही,
इनमें लालच है, इनमें तमा है, इनमें हिर्स है, ये खुद को बचाना चाहते हैं, मुकदमा से बचाना चाहते हैं। बहुत से लोग करप्ट हैं, सारी की सारी अपोजिशन वाकई करप्ट है। तो इससे हुकूमत अपनी कारकर्दगी को कैसे जस्टिफाई कर सकती है कि हुकूमत का काम सिर्फ यही रह गया है कि वो माज सियासी मुखालफिन के खिलाफ बयानबाजी करे और उन्हें गलत और कसूरवार साबित करती रहे। हुकूमत का काम तो ये होता है, जो होना चाहिए, कि वो अवाम नास की जिंदगी को बेहतर बनाए, ऐसे हालात पैदा करे कि मुल्क तरक्की करे, आम आदमी पर बर्डन कम पड़े और उसके जराए आमदन में इजाफा हो, ताकि वो भी मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डाल सके। तो महज मुखालफिन की बुराइयां तलाश करने में अवाम की क्या भलाई है? ये बात मेरी समझ से तो बाहर है। ये काम तो बहू और सास भी कर लेते हैं। और एक और बुरी खबर यह है कि बिजली 1 रुपया 6 पैसे महंगी करने की हुकूमत ने बाकायदा मंजूरी दे दी है। नेपरा ने सेंट्रल पावर प्रोजेक्ट एजेंसी को 1 रुपया 52 पैसे बिजली महंगी करने की दरख्वास्त की थी और यह दरख्वास्त अक्टूबर और नवंबर की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि नवंबर के लिए बिजली 95 पैसे फी यूनिट और अक्टूबर के लिए 57 पैसे फी यूनिट महंगी करने की जाए। तो उसमें से हुकूमत ने यानी 1 रुपया 57 पैसे की बजाय हुकूमत ने हाथमताई कवर पर लात मारी और को 50 पैसे कम कर दिए। तो अब 1 रुपया 6 पैसे बिजली महंगी करने की मंजूरी दी गई है। अब उसमें अक्टूबर की मद में 29 पैसे और नवंबर की मद में यानी नवंबर के जो बिल हैं उनमें 77 पैसे लगाए जाएंगे। तो इस इजाफे के बाद ये वैसे तो पैसे लग रहे हैं, लेकिन जो टोटल बोझ पड़ेगा आवाम पे वो 8 अरब 40 करोड़ का इजाफी बोझ पड़ेगा, यानी ये पैसा हुकूमत की जेब में जाएगा। बात यही खत्म नहीं होती। 1 जनवरी से पेट्रोल भी कोई 2 से 3 रुपए महंगा हो रहा है और जो ओगरा ने सबरी भेजी उसके मुताबिक पेट्रोल 2 रुपए 96 पैसे फी लीटर महंगा किया जाए। तो ये सबरी भेज दी गई है, कल नई कीमतों का ऐलान होना है। ओगरा की जानिब से पेट्रोलियम डिवीजन को भेजी गई सबरी में ये कहा गया कि पेट्रोल 2 रुपए 96 पैसे और डीजल 3 रुपए 12 पैसे फी लीटर महंगा किया जाए। और ये भी कहा गया मट्टी का तेल और लाइट डीजल की कीमत भी बढ़ाई जाए। तो पूरी दुनिया में तेल की कीमत अभी भी इतनी ज्यादा नहीं है, बल्कि कम है, क्योंकि फ्यूल कंजप्शन गर्मियों में जरा ज्यादा होती है और सर्दियों में कम होती है और कीमतें नीचे होती है। लेकिन हमारे यहाँ बिजली जो धड़धड़ महंगी हो रही है और शायद इसकी वजह ये कि IMF से मिलने वाला कर्जा या कर्जा लेने की कोशिश है। तो ये उसी हवाले से ये सारी चीजें हो रही हैं। आज के लिए इतने, कल फिर हाजिर होंगे मजीद खबरों तबसरों तजियों के साथ। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय से इफ्तिखार काज़मी को इजाजत दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।